ओके बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं ड्रैगोज रूल। जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, इसी को ये है थ्योरी, ये है रीजन, ये है इसके पीछे की रीजनिंग, और अब हम बात कर रहे हैं उसको एज अ रूल फॉर्मेट में, उसको एज अ रूल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ड्रैगोज रूल। ड्रैगो एक साइंटिस्ट था जो कि बड़ी सिंपल सी बात कहता है। ड्रैगो सजेस्टेड एन एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल, आप लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला सुना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो कि मतलब कह सकते हैं स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है। याद आया आप लोगों को? जैसे कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और वो है बेंजीन C6H6, तो आप उसको CH लिख दो, तो दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट जस्ट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट रेशियो, दैट इज नॉट एक्चुअल। तो एम्पेरिकल मेथड वर्ड का भी उसी से मीनिंग निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल मेथड का मतलब शॉर्टेस्ट वे, उसी बात को कहने का। तो एम्पेरिकल मेथड क्या है? टू रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है, रेशनलाइज जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ही सोच समझ के कहना, तोल तोल के कहना, किसी चीज को बड़े ही कॉन्सेप्चुअली, मतलब हर एक चीज का एस्पेक्ट पकड़ते हुए चलना। तो ड्रैगो सजेस्टेड एन स्मॉलेस्ट मेथड टू चेक small bond angles, that is almost 90 degree in some compounds like PH3, ASH3, SbH3, H2S, H2Se and H2Te। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल में उसको बहुत छोटे एंगल्स मिले, अप्रॉक्स 90 डिग्री के। अब जब एंगल्स 90 डिग्री के मिलते हैं तो दिमाग में शक आता है कि कहीं ये प्योर वीबीटी में PX, PY, PZ ही तो बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि PX, PY, PZ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मान लो ये फास्फोरस है, ये PX ऑर्बिटल, ये PY ऑर्बिटल और ये PZ ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन है, यहाँ के लग गया, यहाँ के लग गया, यहाँ के लग गया, तो इनके बीच में एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के एंगल। और वही उसने ऑब्जर्व करे, तो उसको एक फीलिंग आई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस कंपाउंड डज नॉट इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स इंपॉर्टेंट, डज नॉट इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो नई ऑर्बिटल बनती और नए सिरे से एंगल्स बनते, जबकि यहां एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने आ रहे हैं? दैट इज अप्रोक्सीमेटली, बोलो मेरा बेटा, कितने आ रहे हैं वो एंगल? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, विच इज ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि बॉन्ड किसने बनाया? प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ऐसी चीज को अगर मैं आपको कहूं कि आपको देखना है, तो आप कैसे पहचानोगे? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ ड्रैगो रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऊपर चलते हैं। देखो, ड्रैगो ने एक एलिमिनेशन मेथड क्रिएट किया, उसको अल्टीमेटली इन एलिमेंट्स के इस केस के ऊपर वेरीफाई करना था। उसका ये कहना था कि भाई इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ईच एंड एवरी केसेस हैव अ हाइब्रिडाइजेशन, बट इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब सोचो, उसने इस बात को कहने के लिए, एलिमिनेशन मेथड लगाया। सबसे पहला उसने वर्ड बोला कि स्पीशीज मस्ट हैव अ लोन पेयर। स्पीशीज के पास लोन पेयर होना चाहिए, और आपको पता है कि इनके पास लोन पेयर नहीं होता, इनके पास लोन पेयर नहीं होता। बात खत्म हो गई। आगे होते हैं, वो कहता है कि जो स्पीशीज है वो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स होनी चाहिए। ये कहते ही क्या उसने ऊपर वाली लाइन गायब कर दी? ये ऑलरेडी वो गायब कर चुका है पूरी, और ऊपर वाली लाइन भी गायब कर दी। और जब वो बॉन्ड एंगल की बात करेगा तो HCl, HBr और HI में कोई एंगल नहीं होता। ये उसने हाइड्राइड सिखाए थे हमें, HCl, HBr, HI के अंदर कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। तो पहला कंडीशन उसने क्या दी कि एक लोन पेयर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दी कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि उसने इस केस को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि यहां सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, सॉरी कम होनी चाहिए। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होगी, यानी कि वो इस केस पर आ गया, और उसने उस वाले केस को भी डिलीट कर दिया। तो फाइनली क्या उसने सिर्फ इस केस को अपने पास रखा, बाकी उड़ा दिया, और उसने कहा कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। चलिए इस चीज को देखते हैं उसने कैसे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कंडीशंस फॉर ड्रैगो रूल। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन फॉर ड्रैगो रूल के ब्रैकेट में मैंने लिखा है दैट इज कंडीशन फॉर नो हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर ड्रैगो फॉलो हो गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
क्या क्या है कंडीशन फॉर ड्रैगोज रूल। पहली कंडीशन क्या है देखो और बताओ। पहली कंडीशन है दैट इज सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाला होना चाहिए, यानी कि ऊपर की लाइन उसने उड़ा दी। दूसरा सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तीसरा दैट इज सराउंडिंग एटम मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। सबसे पहली फैमिली मेरे पास आती है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करते हैं। पहले ड्रैगो लगाएंगे फिर अपना कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, सारी बातें दोनों करके देखेंगे। सबसे पहले क्या बताओ इस पे लोन पेयर है क्या किसी? अगर लोन पेयर नहीं है तो ड्रैगो ड्रैगो मतलब ड्रैगो जो है वो इनवैलिड हो गया। अगर ड्रैगो इनवैलिड हो गया, अगर ड्रैगो इनवैलिड हो गया तो अब इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। ड्रैगो वैलिड होता तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अब ड्रैगो इनवैलिड हो गया मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो चलो चेक करते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अगर अपन इसको प्रैक्टिकली देखें तो बॉन्ड एंगल इनका होता है 109 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है जो कि रियल है, हाइब्रिडाइजेशन रियल नहीं है। रियल कौन है? बॉन्ड एंगल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन रियल है तो मतलब बॉन्ड एंगल रियल है तो हाइब्रिडाइजेशन प्रूव हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3। वो भी प्रूव करता हूं, देखो कैसे। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन है ns2np2। ये ग्राउंड स्टेट बना दी, फिर एक्साइटेड स्टेट बना दी। इस एक्साइटेड स्टेट में ये ns और तीनों p आपस में मिलकर चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। चारों का नाम क्या है? sp3 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 sp3। अरे हाँ या ना? और ये चारों ऑर्बिटल अब क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चारों जो ऑर्बिटल हैं किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बताओ मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यहां तक कि मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? आगे देखते हैं, नाइट्रोजन फैमिली पे चलते हैं। क्या वन लोन पेयर है? ड्रैगो का पहला रूल। दूसरा रूल क्या वो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का होना चाहिए ना? नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का है, यानी कि ड्रैगो रूल डू नॉट फॉलो। ड्रैगो रूल डू नॉट फॉलो ड्रैगोज रूल। ये ड्रैगोज रूल फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर आ गया। नहीं, लोन पेयर तो होना था। ड्रैगो का कंडीशन थी कि लोन पेयर होना चाहिए। वो सेकंड पीरियड का है और होना क्या चाहिए? चलें आगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो अब ये तो हो गया थियोरेटिकल ड्रैगो रूल के हिसाब से, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका बॉन्ड एंगल की वैल्यू 107 डिग्री है जो कि 109 के आसपास है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वो कैसे होगा वो सीखते हैं। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन है ns2 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2s में इलेक्ट्रॉन और 2p में इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2p में इलेक्ट्रॉन और 2s में इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा सर 2s क्यों हाइब्रिडाइज करने लगा? हाइब्रिडाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये कितने हैं। उसमें ही फर्क होता है कि बस एक्सचेंज पेयर्स बढ़ जाए। कैसे? चलो देखो कि ये 2s तो इसका तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बताओ कितने एक्सचेंज कर रहे हैं? px py के साथ, px pz के साथ और py pz के साथ, तीन एक्सचेंज हो रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, तब ऐसी कंडीशन में क्या नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गए? हाँ सर, 6 हो गए। और अगर एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गए, ये अप वाले आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे और अप वाले आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन है 5। कैसे भरोगे? पहले सिंगल सिंगल फिल करोगे फिर पेयरिंग करोगे, हो जाएगा ऐसा। अब ये बात क्लियर है कि ये एक लोन पेयर है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आई रिपीट, ये क्या है?
लोन पेयर है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है, उस अमोनिया के स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर है वो भी कौन सी ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और जो बॉन्ड बनाया गया है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन की, ये भी ऑर्बिटल्स कौन सी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये भी कौन सी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नहीं हो रहा, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कम करने के लिए हो रहा। नहीं, मतलब एक्चुअली क्या होता है, सारे प्रोसेस साइमल्टेनियस है, हमने इनको टुकड़ों में तोड़ दिया सो दैट कि वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखा जाए तो मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम। कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, हमारा स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था। इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इट अकर्स ओनली व्हेन द सराउंडिंग एटम अप्रोचेस द सेंट्रल एटम। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन होके रह जाए, क्योंकि जब तक सराउंडिंग एटम्स नहीं आ रहे होंगे इट ट्रिगर नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि सर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हो रहा है क्या। ऑफ कोर्स ये ना मैं डिनाई कर सकता हूं ना मैं यस कर सकता हूं। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर सर वो हाइब्रिडाइज हो भी क्यों रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है इसलिए। क्योंकि हाइब्रिडाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो बेहतर बॉन्ड बनाएंगे। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहली बात बोली थी, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ें, बिकॉज वी कांट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता होगा, तो मैंने बताया नेचर में इसलिए होता होगा बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी चीज, हाइब्रिडेशन कैसे होता है वो मैं आपको इतनी देर से सिखा ही रहा हूं। yes, चले आगे बेटा। ओके मैं बताता हूं, मैं भी बताता हूं हमने ड्रैगो रूल क्यों पढ़ा। एक्चुअली जैसे अभी मैंने आज आते ही प्रियांशी तुमसे सवाल पूछा और मैंने कहा तुम्हें इसको एक्सप्लेन करो, तो क्या यू नीड टाइम टू एक्सप्लेन इट, आपको कुछ समय लगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में, पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करने में। जबकि मेरे को यह कहना था कि इन एलिमेंट के इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। बस इस इतने से स्टेटमेंट के लिए मैंने इतनी सारी दुकान लगाई, क्योंकि मैंने रीजनिंग करी। अगर मुझे बोला जाए एक वर्ड में जवाब दे दो कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगा कब नहीं होगा, तो मैं जवाब किस में दे दूंगा, एक वर्ड में, दैट इज ड्रैगोस रूल। अभी बता रहा हूं, आगे आ रहा है क्वेश्चन, उसमें वी नीड दैट रूल, ड्रैगोस रूल। तो हम इतनी सारी बातें करने के बजाय एक शब्द में आंसर अगर देना चाहते हैं तो दैट वर्ड इज अ ड्रैगो रूल। अभी बताता हूं, देखो अब ये नाइट्रोजन फैमिली थी, नाइट्रोजन फैमिली में इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हमने एक्सप्लेन करा अभी अभी आपको। लेकिन यहां अगर देखो तो ड्रैगो रूल फॉलो हो रहा है किसमें, पीएच3 में। एक एक लोन पेयर है सभी में, यस सर, लोन पेयर का मामला सेट। दूसरा थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स है, हाँ। तीसरी बात, पहला नंबर लोन पेयर वाला फॉलो हो गया, दूसरा नंबर थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स वाला जो फैक्टर है क्या वो भी फॉलो हो गया, यस सर। तीसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, क्या वो लेस देन 2.5 है, क्या ये भी फॉलो हो गया। क्या तीनों चीजें फॉलो हो गई, इसका मतलब ड्रैगो रूल फॉलो हो गया। क्या मेरे बेटा बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ड्रैगो रूल कैसे फॉलो हो गया। और ड्रैगो फॉलो हो गया यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, और इसीलिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। प्रैक्टिकली चेक करते हैं, 93.6, 91.8 और 91.3, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है। इन प्रैक्टिकल वैल्यूज को भी देखकर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं बॉन्ड एंगल की वैल्यूज ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास है। इफ दे आर नियर टू 90 डिग्री, दैट्स प्रूव्स कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या मेरे बेटा सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आज तो लैग नहीं आ रहा ना, मेरे साथ साथ ही चल रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ वही चल रहा है ना। ओके मेरा बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा होगा वो चेक करते हैं। ये NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूं। ये NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। अरे मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब यहां पर ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। ये कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, प्योर ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि ऑर्बिटल दूर है, पास आएंगी तो मिक्सिंग होगी, पास आ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं? नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, नो
ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाया, बताइए ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो पाया हमारे रियल थ्योरी के बेसिस पे? क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वो आता तो जेड इफेक्टिव बढ़ाता, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो जेड इफेक्टिव बढ़ता तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता। याद आया? तो ये क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ इसलिए हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कि तीनों ऑर्बिटल को बोलो तू भैया बॉन्ड बना लो, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है बॉन्ड बनाने का, तो यू कांट फॉर्म बॉन्ड। तो केवल ये तीन ऑर्बिटल जो हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। क्या बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर है सभी को? तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसने करा? क्या 2p z ने करा? क्या 2py ने करा? और मतलब 2p क्यों बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए 2p, तो 3p बोलना चाहिए था। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ npz ने करा, npy ने करा और npx ने करा। अरे हाँ या ना? इसको x लिख देते हैं। क्या ये सारी बातें जस्टिफाइड है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अगर मैंने pH3 का डायग्राम बनाया तो वहां एक लोन पेयर है जो कि s ऑर्बिटल में है, उसके अलावा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो हमारे पास लगा हुआ है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर p ऑर्बिटल है। ये कौन सी ऑर्बिटल है? प्योर p ऑर्बिटल। दूसरी बात की ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है। किसके अंदर है? प्योर s ऑर्बिटल में है। जो बात मैं बोला वो समझ में आई मेरी बात? ये लोन पेयर किसके अंदर है? प्योर s ऑर्बिटल में। आप देख सकते हो यहां पर दिख रही है हमारे को प्योर s ऑर्बिटल में लोन पेयर है। और NH3 के अंदर मैंने यहाँ डायग्राम में लिखा है कि ये जो लोन पेयर है कौन सी ऑर्बिटल में है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अच्छा, वो ऊपर तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो ऊपर भी हम वो प्रिंसिपल हंस रूल लगाते हैं क्या वो फिल करने के लिए? हाँ, एनर्जी जब सेम होगी तो हुंस लॉ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे ना, दैट्स क्लियर। हाँ, इसीलिए तो एक में पेयरिंग हो गई। सब इक्वल एनर्जी के है ना, यही तो प्रूव करना था मुझे। आगे चलते हैं। सेम कहानी क्या ऑक्सीजन फैमिली में भी हो रही है। कि ऑक्सीजन फैमिली में वाटर जो है उसके अंदर पहला रूल लोन पेयर है, हाँ रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था? सेकंड पीरियड नहीं, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का होना चाहिए, तो सेकंड पीरियड का है, ड्रैगो फॉलो नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या ये क्लियर है क्या? अब पॉइंट समझते जाना। यहां पर दो लोन पेयर और दोनों लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। दोनों ही लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और बॉन्ड भी किसने बनाया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ही बनाया है। बॉन्ड भी किसने बनाया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ही बनाया है। क्या बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को या नहीं आ रही? अब इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। या बॉन्ड एंगल की वैल्यू 104 डिग्री 104.5 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली 109। वो लोन पेयर के धक्के कारण थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन हाँ 104.5 डिग्री है, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2s2 2p4 होगा। एक्साइटेशन की उम्मीद नहीं है, 2s2p, लेकिन ये मिक्सिंग सब होंगे। मिक्सिंग होना नेचर में अच्छा होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सबके सब मिक्स हो जाएंगे, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। क्या ये अगेन तेजस सुनो, क्या चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है? अगर चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ या ना? ऐसे भर दिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो स्टिल इट दे आर काउंटेड एज लोन पेयर। ये किसकी तरह काउंट होंगे? लोन पेयर की तरह काउंट होंगे। तो मैंने लिखा है ना लोन पेयर, अरे हाँ या ना? बाकी ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना लेंगे। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पे ड्रैगो रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली बात मैं यहां से कॉपी करके वहां पे पुट कर सकता हूं, कॉपी और यहां पुट कर सकता हूं। क्यों ड्रैगो फॉलो कैसे किया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 2.5 से कम है। रूल नंबर 1, लोन पेयर मौजूद है, यस सर। सेकंड नंबर रूल, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का मेंबर है, यस सर। थर्ड और रूल नंबर थर्ड, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 से कम है। अगर इफ दीज थ्री रूल्स फॉलो हो गए तो ड्रैगो फॉलो हो गया। ड्रैगो फॉलो हो गया मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। तो हमने यहाँ लिखा है हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है।
क्या बच्चा मेरे बताओ, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे यार डन, मेरी बात समझ में आ गई। थियोरिटिकल हो गया, प्रैक्टिकल चलते हैं। क्या यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92 डिग्री है, इसका 91 डिग्री है, इसका 90 डिग्री है। बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 डिग्री है। बॉन्ड एंगल अगर नियर अबाउट 90 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट्स क्लियर। अब यहाँ अगर मैं इसको समझाऊं कैसे हुआ होगा, तो ये NH2NP4 है, NH2NP4 है, और यहाँ देखा जाए तो ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, दे आर फॉर्मिंग, दे आर हैविंग अ लोन पेयर, इनके पास क्या है, लोन पेयर्स है। जबकि जो ये बाकी की जो ऑर्बिटल्स हैं जो हमने यहाँ पर बोली है, ये वाली ऑर्बिटल भी प्योर पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल। और ये जो प्योर पी ऑर्बिटल हैं ये क्या बना रही हैं, प्योर पी ऑर्बिटल। और ये जो प्योर पी ऑर्बिटल हैं ये भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रियांशी के सवाल का जवाब, प्रियांशी के सवाल का जवाब क्या है? एक मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला सवाल क्या पूछा जाता है कि NH3 और PS3 में किसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो अब सोचो, अभी अभी हमने सीखा कि क्या ये जो फास्फोरस का लोन पेयर है कि तो प्योर एस में था, अरे था क्या? हाँ था प्योर है सर। क्लियर है? और इसके अंदर अगर लोन पेयर देखा जाए तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि NH3 और PH3, क्या पूछा जाता है, NH3 और PH3 में लोन पेयर के परसेंटेज एस को कंपेयर करो। तो आप क्या कहोगे, तुरंत मुंह से निकलेगा सर PS3 में नो हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कटर 100%। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप इतनी सारी बातें बोलने की जगह एक शब्द में आंसर दे सकते हो, ड्रैगो रूल। क्या वर्ड बोल सकते हो, ड्रैगो रूल। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो वर्ड है दैट्स इंपॉर्टेंट। यस सर यस। एंड ऑन दैट बेसिस लोन पेयर डोनेशन को क्या लुइस बेसिसिटी बोलते हैं, क्या आता है थोड़ा सा अपन को, लोन पेयर देने को लुइस बेसिसिटी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या उसका लोन पेयर देने की एबिलिटी कम होनी चाहिए ना, जबकि पता है उसकी ज्यादा होती है और PS3 की कम होती है। लुइस बेसिसिटी कम, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल में प्योर, ये पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, देने नहीं देगा, जबकि ये सिर्फ 25% एस में हो, तो फिर भी लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा। हाँ सर वो उस दिन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई आगे जाके कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, तो हम कहते हैं कि सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम जब लगे रहते हैं, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, अगर सेंट्रल एटम के पास है तो रिपल्शन होगा और बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है अगर सराउंडिंग एटम के पास है तो ये एक दूसरे से दूर हो गया, रिलेटिवली धक्का कम मारेगा, रिपल्शन कम करेगा, तो बॉन्ड एंगल उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले वाले का θ1 और θ2 कंपेयर करेंगे तो θ1 ज्यादा हो गया। पहले मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आप सोचो कि जो पहले वाला केस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या सेंट्रल एटम के पास है, इमेजिन करो। और अगर ये पास पास है तो एक दूसरे के पास पास हो गया क्या ये? तो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो देखो दूर दूर आ रहे हैं एक दूसरे से, और एंगल ऐसे खुल जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। जबकि सेकंड वाले केस में ये सराउंडिंग एटम्स के पास है, यानी कि एक दूसरे से भी थोड़े दूर हो गए ना, इनके बीच में देखो गैप कितना ज्यादा है, तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो थोड़ा ही खुलेगा, तो इसका मतलब इसका एंगल तो काफी ज्यादा खुल गया था, इसका एंगल उतना ज्यादा नहीं खुला, तो इसीलिए हमने कहा कि θ1 एंगल बड़ा है θ2 एंगल से। ये एक बेसिक थ्योरी होती है, आई रिपीट, दिस इज द बेसिक थ्योरी। अब ये जो बेसिक थ्योरी होती है, इस बेसिक थ्योरी के बेसिस पे मैंने आपसे सवाल पूछा NH3 और NH3, आपने कहा अरे सर बड़ा सिंपल है। मैंने कहा बोलो, बोला सर NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एकदम पास होंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे खट खट खट, और सर रिपेल करेंगे तो सर एंगल ज्यादा हो जाएगा। सर जबकि NF3 में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो फ्लोरीन के आसपास होगा, और फ्लोरीन के आसपास होगा यानी कि वो एक दूसरे से दूर दूर होगा,
और अगर एक दूसरे से दूर दूर होगा तो रिपल्शन कम करेगा, तो एंगल उतना ज्यादा नहीं होगा। और इसीलिए सर NH3 और NF3 में से एंगल NH3 का ज्यादा होना चाहिए। क्या ये बात आप में से हर एक बच्चे को समझ में आ गई और आंसर आ गया और वी आर खुश? क्या ये जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, क्या ये एक्सप्लेन हो गया हमसे? कोई दिक्कत इसके अंदर? ऑन द अदर हैंड जब मैंने यही सवाल PS3 और PF3 में पूछा था, आपने क्या कहा? सर सेम ही तो है सर, कॉपी कर दिया आपने, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस लिख दिया। इवन डायग्राम भी आप बना दोगे तो भी आप ऐसा ही कुछ करोगे। लेकिन ये तो तब है जब दोनों की नेचर सेम थी, जबकि यहाँ नेचर अलग अलग है। क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि PS3 और PS3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है। अब मैंने आपसे पूछा, आपने ये देखते ही कैसे कह दिया नो हाइब्रिडाइजेशन? तो आपने कहा सर ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल इज अ वर्ड which explains a large theory in just a word। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? तो अब आप सोचो मुझे कि आज से कुछ दिनों बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, और मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये बॉन्ड एंगल इसका उल्टा क्यों हो गया, तो आपके बोलोगे ड्रैगो रूल। ये क्या होता है? बोला सर PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मैं भी कॉन्फिडेंट, आप भी कॉन्फिडेंट, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। समथिंग लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हम उस बात को एक वर्ड में कहने के तरीके को ढूंढ रहे थे, दिस इज ड्रैगो रूल। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सेम क्वेश्चन यहां पर भी होता है जब OH2 और OF2 में कंपेयर करते हैं, तो एज सच जैसे कि NH3 और NF3 में NH3 का ज्यादा, वैसे वाटर का ज्यादा OF2 से। लेकिन नीचे वाले में H2S और SF2 में किसका ज्यादा हो जाएगा? SF2 का ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरे सभी बच्चे, मेरे बेटा बताओ, ये वाली जो बात मैंने आपको सभी को समझाई, इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी और नॉट? इस पेज पे जो भी मैंने लिखा, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या हाँ सर, क्लियर। मैं फिर से एक बात बोलने जा रहा हूं कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नाउ, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक बच्चा उस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, बहुत ही कह सकते हैं ना, जरूरी मान के उसको पढ़ेगा। ठीक है, चलिए। द टॉपिक इज, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। इट इज मतलब मैं बहुत प्राउडली कहता हूं, दिस इज फ्रेम्ड बाय मी, बिकॉज इस तरह के टॉपिक को किसी किताब में नहीं देखा जाता है। क्योंकि किताब में तो एक आपको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया, दैट्स इट। लेकिन दिस इज अ टॉपिक व्हाट आई हैव क्रिएटेड जस्ट कि मुझे अलग अलग जगह की चीजों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके रखना, वो मैंने बताया। क्या चीज है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई किसी की मिक्सिंग से, sp की मिक्सिंग से sp, s और 2p की मिक्सिंग से sp2, s 3p की मिक्सिंग से sp3, एक s 3p 1d की हेल्प से sp3d, जब भी इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप मैंने अलग से आपको बताया था, क्या एक ऐसे छोटा लोब और एक बड़ा लोब होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है। तो जब भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, क्या करती है, ये क्या क्या कर सकती है? जब भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, व्हाट इट कैन डू, ये ऐसा क्या कर सकती है? द पॉइंट इज दिस। मैं जो कह रहा हूं सुनाई आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, yes sir। वो क्या कर सकती है? द पॉइंट इज दिस। सबसे पहला काम, उसका मोस्ट कॉमन काम क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या बना लेगी? सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बात है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना उसको सबसे अच्छा लगता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगी, और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या वो लोन पेयर बना लेगी? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो किसी के साथ बॉन्ड बना लेगी, सिग्मा बॉन्ड। और अगर उसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कुछ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगी, तो हम कहेंगे इसके पास तो लोन पेयर है। इट कंटेन्स लोन पेयर। इससे क्या सीखा हमने? बस इतनी सी बात पढ़ने से हम लोगों ने क्या सीख लिया? दिस इज अ जनरल पॉइंट। अब अगर किसी का भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
जैसे कि नीचे वाला एग्जाम्पल है ये वाला, इसका सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है तो क्या करोगे, ये एक लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा और यहाँ तीन सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है ना, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है, वी हैव टू काउंट ओनली व्हाट, सिग्मा एंड लोन पेयर। सिग्मा एंड लोन पेयर। तो सिग्मा एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन से टोटल कितने आई वैल्यू, चार आई, और चार का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इट्स अ मतलब इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट कि आपको करना क्या होगा, बोलो। सिग्मा लोन पेयर के लिए सिग्मा एंड प्लस लोन पेयर। क्लियर है क्या? जैसे कि मतलब बड़ा सिंपल है, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे अभी अपन ने ऊपर अमोनिया किया, तो अमोनिया के अंदर लोन पेयर है, तो सर एक लोन पेयर का वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीन सिग्मा बॉन्ड के हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सर चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। वो कल मैंने आपको एक टेबल सिखाई थी कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अगर चार होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है या d3s होता है या dsp2 होता है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल पांच होते हैं तो sp3d होता है। उसमें d ऑर्बिटल अलग अलग हो सकता है। इसमें जितने भी रेड कलर से मार्क्ड है ना, ये सारे, ये अभी हमारे काम के नहीं है, ये सब कोऑर्डिनेशन चैप्टर में काम आएंगे, और जो रेड कलर से मार्क्ड नहीं है वो हमारे अभी काम के हैं। सिक्स्थ नंबर जो है sp3d2, और अगर 7 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी तो वो sp3d3 कहलाएगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम काफी अच्छी चीजें समझ गए। अच्छा अच्छा, मतलब अगर नंबर बोला तो वो रेड में जो बाकी है वो बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, क्या कर रहा है, मैंने ये कहा कि जो रेड वाले जो लोग हैं ना, ये वाले, ये हमारे अभी कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर काम आते हैं, ये वाले एग्जाम्पल। हाँ मतलब अगर चार बोले तो हम अभी के लिए sp3 बोलेंगे ना, हाँ 83 ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ वही बोल रहा था मैं। तू तो कह रहा है रेड वाले बोलेंगे, मुझे ऐसा सुनाई आया। नहीं नहीं नहीं। लेकिन आज ये तो हो सकता है कि अगर चार हैं तो ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके एग्जाम्पल आज नहीं आएंगे, यस सर। है ना, इनकी कंपाउंड के एग्जाम्पल आज नहीं आएंगे। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब तो इन तीनों में से कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ, इवन ये भी पूछ सकता हूँ कि कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसी टेस्ट के अंदर इस तरह का सवाल पूछूंगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से आगे चलते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्या क्या काम कर सकती है, ये तो सिंपल हो गया। अब आते हैं रेयर वाले एग्जाम्पल, ये जितने भी हैं ये रेयर है क्या, दैट इज पाई बॉन्ड बनाती है, दैट्स अ वेरी रेयर एग्जांपल इज बेंजाइन, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या लिखा है मैंने, बेंजाइन। बेंजाइन इज एन एग्जांपल जिस एग्जांपल के अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम ही सिग्मा बॉन्ड बनाना है, वो पाई बॉन्ड क्यों बनाने लगी, लेकिन आप यहां देखेंगे इस एग्जांपल में पाई बॉन्ड बना रही है कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। आगे चलें, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि इट मे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि NO2। NO2 यह ब्राउन कलर की गैस है, कभी सुना होगा बचपन में, यस। ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में नाइट्रोजन के पास एक, दो, तीन, चार और पांच इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने बना दी, जिसमें आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है, क्या इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and that's too not forming a bond, that's a hybrid orbital containing this electron but not forming a bond. सर हाँ सर। सर इसमें जो कोवेलेंट वाला है, कोवेलेंट नहीं, कोऑर्डिनेट वाला है, वो भी हाइब्रिड होगा ना, ये सारे जो हो गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड ही तो है,
चलिए आगे। इट मे रिमेन एम्प्टी, कैसे? जैसे BF3 है, BF3 में जो ये ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड है अभी तो, लेकिन अगर मान लो इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो ये ऑर्बिटल बिकम हाइब्रिड। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बिकम हाइब्रिड व्हेन इट इज एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर। व्हेन इट इज एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर। हमने कहा कि ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल कैसी है? प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है अभी तक तो ये, है ना। लेकिन जब इसने लोन पेयर लिया तब ये क्या हो गई? हाइब्रिड। अब आप देख सकते हैं यहां बोरोन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और अगर बोरोन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए यानी कि sp3 हो गया, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। अच्छा, बॉन्ड बनाने के बाद, मतलब बॉन्ड बनाते वक्त पहली बार जब बॉन्ड बनाया तब हाइब्रिड नहीं था, तो दूसरी बार जब बनाया तब हाइब्रिड हो गया। मतलब BF3 में तो नॉर्मल बोरोन का नॉर्मल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। अच्छा, तो उसमें तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन होता है। नहीं तो BF3 में तो हाइब्रिडेशन होगा, ये वाली ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल बची थी। हाँ। अच्छा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती क्या? नहीं तो वो कैसे लेगी? एम्प्टी है ना, बॉन्ड बनाने की अभी उसको जरूरत ही नहीं है। पर हमने तो पढ़ा था ना कि वो एम्प्टी में कुछ भी वो हाइब्रिडाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो वो करेगी ना, ये थोड़ी कि फिर तो ऐसा तो फिर हमेशा 3D तो हमेशा खाली रहेगा, तो हाइब्रिडेशन तो आप बढ़ाते ही जाओ, कितनी ऑर्बिटल का करा डालो। अच्छा, तो अभी हाइब्रिड है फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगी। हाँ। नहीं नहीं, मतलब अगर वो भी अमोनिया आता है तो नहीं तो जिंदगी चलती रहेगी उसकी, ये थोड़ी कि BF3 अनस्टेबल है। हाँ, अच्छा, मतलब ये जो पहले जो 3 बॉन्ड बने वो हाइब्रिड है, फिर ये एम्प्टी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, हाँ, और जब वो अमोनिया के साथ लोन पेयर देगा और बॉन्ड बनाएगा तो वो भी हाइब्रिड हो जाएगी। तो वो भी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। और मतलब मैं इस बात को इसलिए ज्यादा समझाना चाह रहा हूँ बिकॉज पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसी बात पर बेस्ड है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, कोई सामने वाला एटम आता है उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो बॉन्ड बनाता है तो वो ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, उनको बॉन्ड बनाने से पहले अपने आप को हाइब्रिडाइज कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? हाइब्रिडाइज्ड। यस सर, यस। अपने आप को क्या कर लेती हैं वो? हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल अपने आप को हाइब्रिडाइज कर रही है। समझ में आ गई मेरी बात? यस आगे चलते हैं। इसी तरह से एग्जांपल अभी हम आगे जाके ब्रिज बॉन्डिंग में B2H6 टाइप इस तरह के मॉलिक्यूल में भी पढ़ेंगे, इनमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। और क्योंकि दे आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पर्टिकुलर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं, एंड देयरफॉर दे बिकम हाइब्रिड इन दैट केस, दे बिकम हाइब्रिड इन दैट केस, वो उसमें क्या हो जाती हैं? हाइब्रिड हो जाती हैं। यस। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे चलते हैं।
अब आता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या गुल खिला सकती है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या कर सकती है। अगर अपन देखें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या कर सकती है, तो उसके अंदर मेरे पास क्या आता है, क्या वो पाई बॉन्ड बना सकती है। नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं, देखो पीपी, पी वर्ड मुंह से निकलती है, इसका मतलब क्या है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो पीपी ओवरलैप, पी डी ओवरलैप और डी डी ओवरलैप, क्या ये पाई बॉन्ड ही है। पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई, नाम से पता लग रहा है, मुंह से बोल रहे हैं पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, यानी कि ये क्या ऑर्बिटल्स है, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्योर ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे चलते हैं। ये रिमेन्स एम्प्टी, जैसे कि अभी याद है BF3 में एम्प्टी थी, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, खाली पड़ी। तीसरी चीज, जैसे कि इन सब में भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तेरे कहने पर मैंने भी बोला ना, डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, मतलब थोड़ी कि वो पार्टिसिपेट ही कर लेगा। ठीक है, आगे देखें, मे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पीछे वाले केस में NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो हाइब्रिड में था, लेकिन जो एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड में। सर हमें कैसे पता लगेगा, वो बताता हूं। आज क्लास स्टार्ट होते ही मैंने प्रियांशी से सवाल पूछा था क्या, कि कल का रिवाइज करा, उसमें क्या था कि सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा होता है तो सेंट्रल एटम पे जेड इफेक्टिव क्रिएट हो जाता है। जेड इफेक्टिव जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, क्या ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अरे हाँ या ना? तो देखो NO2 के केस में ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो इसलिए ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल तीनों हाइब्रिड हो गए, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। बात समझ में आ गई? ड्रैगो रूल से भी बोल सकते हैं? नहीं, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा है। ड्रैगो रूल में तो आता है ना वो, तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगा, मैं कितना होगा वो बताना चाह रहा हूं, एक्सटेंट। ऑक्सीजन आ गया ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा हुआ, नहीं तो ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह जाता। वैसे ही एक एग्जांपल और बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सी फ्लोरीन, 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 तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। किसके अंदर होता है ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जैसे कि यहाँ ClO3 भी लिखा हुआ है, ये लिखा, ये मैंने लिखा यहाँ पे क्लोरीन, ये लिखा एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये भी कौन सी ऑर्बिटल में बैठा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एटम्स हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे, जो ज्यादा ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में। डन। आगे चलते हैं, CH3, Cr3, CH2r, CHR2, इसके अंदर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। किसके अंदर होगा? यार मैं अनहाइब्रिड बोल रहा हूं, तो हाइब्रिड बोल रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहा केवल। क्या रहा इसका? sp2। क्यों रहा इसका sp2? हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ी है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, बस वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है? ठीक। मे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि आपने हाइड्रोजन 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 किसी के साथ जुड़ गया, या आपने अभी ये ड्रैगो वाले जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, क्या वो प्योर ऑर्बिटल ने बनाए थे? तो इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकती है, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। कह सकते हैं, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वो इधर से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, उधर से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना उसका। यहां तो हाइड्रोजन के अंदर तो ऑर्बिटल ही एक है, 1s, हाइब्रिडाइजेशन ही कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। मे कंटेन्स लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर भी हो सकता है। हाँ ऑफ कोर्स, ये वाले लोन पेयर क्या प्योर एस ऑर्बिटल में है?
और ये जो दो दो लोन पेयर है इसमें से एक ऑर्बिट, एक तो प्योर एस में और एक प्योर पी में है, दो दो लोन पेयर। एक किसके अंदर है, प्योर एस में और एक प्योर पी में। ये बात याद है, अभी मैंने समझाई थी। उसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं ना। हुआ ही नहीं, तो एक लोन पेयर किसमें है, एक प्योर, हाँ एक प्योर एस और एक प्योर पी में। एक प्योर पी में है। क्लियर है? एक और चीज आती है जिसके अंदर लिखा है लोन पेयर, वो जो पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में। रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है, आगे जाके हमें पढ़ना है, जिससे लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाती है। क्या बोला मैंने आपको, लोन पेयर क्या बनाती है? अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगी, इमेजिन करो मैं जो कह रहा हूं, अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगी तो वो तो पाई बॉन्ड की कैटेगरी वाला हो गया। और पाई बॉन्ड तो बनाता ही कौन है, तो इसका मतलब ऐसी लोन पेयर जो कि हाइब्रिडाइजेशन, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, वो भी अनहाइब्रिड में रहती है। डन। अब ये एग्जांपल मैंने आपको समझा रखे हैं, बेंजाइन। बेंजाइन एग्जांपल याद है, अभी मैंने ऊपर बोला था कि बेंजाइन इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हैविंग अ हाइब्रिड ऑर्बिटल बट फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। इट इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। दैट्स क्रूशियल, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर होता है। इस बेंजाइन के स्ट्रक्चर में यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप थोड़ा सा भी मेच्योर हो जाओगे, इस चीज को समझने लग जाओगे, तो आज से 5 या 4 क्लास बाद आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्यों है sp? सर दो सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा। सर दो सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और सर sp में तो एंगल 180 डिग्री का होता है। और सर अगर sp में अगर एंगल 180 डिग्री का होता है तो सर वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एंगल 180 हो ही नहीं सकता। दैट्स अ कॉमन सेंस। कोई भी चीज रिंग्ड होती है तो उसमें एंगल 180 हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी इनफाइनाइट लेंथ ना हो रिंग की, अदरवाइज एंगल कभी भी 180 नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब समझना, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp है ही नहीं, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। कैसे? ये जो ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। वैसे सिग्मा बॉन्ड क्या एक्सियल ओवरलैप से बनता है? अब ये ऑर्बिटल दोनों है, एक एरी एक एरी। अब ये एक्सिस पे तो ओवरलैप कर ही नहीं सकती, तो इधर जा रही है इधर जा रही है, तो बैठे बैठे करना है कुछ काम, क्या बॉन्ड ही बना लो। और क्या इस ओवरलैप का पैटर्न लेटरल है क्या? ये जो पैटर्न है लेटरल पैटर्न है, लेटरल ओवरलैप। एंड बिकॉज इट इज अ लेटरल ओवरलैप सो इट इज अ पाई बॉन्ड। ड्यू टू द नेचर ऑफ द ओवरलैपिंग इट इज कंसिडर्ड एज अ पाई बॉन्ड। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हो सकता है कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दिस इज वन वे। बेंजाइन को ऐसे भी ट्रीट किया जाता है, देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर एंड इट इज अ एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। एंड अगेन दोनों हाइब्रिड है। ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, इसको शेयरिंग में, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। अगेन दे आर ओवरलैपिंग थ्रू अ लेटरल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अगर लेटरल ओवरलैपिंग चीज लग रही है तो हम क्या कहेंगे, अगेन इट इज अ पाई बॉन्ड। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किससे बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है, तो इट इज अ पाई बॉन्ड। आई थिंक सभी, हाँ मतलब हम ऐसा कह सकते हैं दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। बाद में और पहले तो शब्द ही गलत होते हैं ना, बिकॉज ये जैसे ही नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा उस समय ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा थोड़ी कि आज इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी 3 दिन बाद याद आया कि चलो बॉन्ड बना लेते हैं। ये तो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। इसको एक्सप्लेन हमने इस तरह से और इस तरह से किया है।
क्लियर? ये एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, CH2 डॉट CH2F डॉट CHF2 डॉट CF3 डॉट। क्या बताओ यहां पर जो इस पहले वाले केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जब इधर से इधर जा रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, बाद में NO2 और ClO2 की बात बाद में कर लेंगे। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम की बढ़ती जा रही है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे बढ़ता जा रहा है, उससे उसका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल जो है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि कंडीशंस प्रिवेल नहीं करी, जबकि यहाँ ये वाली ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ सर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाली प्योर p ऑर्बिटल है। ये कौन सी ऑर्बिटल है? प्योर p ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, बॉन्ड एंगल 120 हो गया और ये प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। पक्का? इसी तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया और ये जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल पिरामिडल कहलाती है। आगे जाके ज्योमेट्री सिखाऊंगा तो बेहतर समझ जाएंगे। बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 से ज्यादा होती है। ये कुछ जो क्रेडेंशियल मैंने लिखे हैं, जो एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन व्हेन हम हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप इसको आज एग्जैक्टली समझ गए या नहीं समझ गए, बट मेरा जो कहानी थी वो ये थी इन दोनों पेजेस को समझाना। इस पेज पे मैंने समझाया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल दुनिया में क्या क्या कर सकता है। जनरली तो देखो वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है या लोन पेयर कंटेन कर सकता है। रेयरली वो ये सारे काम कर सकता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली या तो एम्प्टी रहता है या वो पाई बॉन्ड बना सकता है। these two things are general and rest these are rare. Is that clear or not? ठीक है, यहां तक क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर फिर वो ऊपर वाले पेज पे जो उनके बीच में थे CH2F डॉट और CHF2 डॉट, उसके अंदर हाँ वो आगे जाके अपन जब परसेंटेज एस्केलेटर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि परसेंटेज एस्केलेटर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ तो परफेक्ट sp2 है, यहाँ परफेक्ट sp3 है। उनका बाद में देखेंगे। उनका जो नहीं और बाद में भी नहीं देखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे बेंड शू, जिसमें हम परसेंटेज एस करेक्टर की बातें करते हैं। तब तुम्हारे कोई कॉमन सेंस क्लियर हो जाएगी कि इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं CH2F डॉट और CHF2 डॉट, इस तरह के कंपाउंड में परसेंटेज एस करेक्टर वेरी कर गया, नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इसको परफेक्टली sp2 कहना या परफेक्टली sp3 कहना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इनके एंगल जितने होंगे उसके बेसिस पे इनके नाम दे दिए जाएंगे, क्योंकि रियलिटी एंगल है। पर इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें भी हो रहा है, CH3 डॉट में भी हो रहा है। नहीं मतलब लोन पेयर किस में है वो पूछ रहा हूं। यही मैं आपको कह रहा हूं ना कि उसका परसेंटेज एस्केटर, जैसे इसका परसेंटेज एस्केटर 0 है, अच्छा। इसका परसेंटेज एस्केटर 25% है, हाँ। तो उसका जो परसेंटेज एस्केटर होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से 25 के बीच में होगा। अब अगर मान लो उसमें 10% परसेंटेज एस्केटर है, व्हाट डू यू थिंक, मैं उसको हाइब्रिड बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? थोड़ा परसेंटेज एस्केटर आ गया यानी कि थोड़ा हाइब्रिड हो गया, पर प्योरली तो हाइब्रिड नहीं हुआ ना वो। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो ये तो मैं कह रहा हूं आगे जाके अपन एक वर्ड पढ़ेंगे परसेंटेज करेक्टर, जहां पर हम ये बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ, जैसे मिक्सिंग होती है, एक तो अच्छे से मिक्सिंग कर दी किसी चीज की, एक इनअप्रोप्रिएट मिक्सिंग कर दी। इनफैक्ट ये जितने भी एग्जांपल हैं सब इनअप्रोप्रिएट मिक्सिंग के हैं। जितने भी लोन पेयर वाले एग्जांपल होते हैं ना, देखो परफेक्ट एंगल जैसे sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, मैं तो ये जानता हूं। अगर 109 डिग्री 28 मिनट से एंगल जरा सा भी बदला, इसका मतलब परफेक्टली वैसा नहीं है। अगर जरा सा भी एंगल बदला, इसका मतलब वो परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। मतलब H2 NH3 इनमें भी वैसे ही होता होगा। हाँ इन्हीं की तो बात कर रहा हूं। यस समझ में आ गई मेरी बात? यस या नो? यस। 90 डिग्री के अंदर तो बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं। बस वही वैसे लगभग उसके करीब आया तो हाँ। मतलब आगे जाके अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट थ्योरीज पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके देखेंगे कि
हर तरह के ऑप्शन, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मिक्सिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि इनफाइनाइट तरीके से पॉसिबल हो सकती है, प्रॉपर मिक्सिंग और इम्प्रॉपर मिक्सिंग। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? चलिए अब आप इसको याद कर लीजिए, यहां तक का टॉपिक पढ़ लीजिए। VSEPR थ्योरी कल पढ़ाऊंगा। आपका टेस्ट है तो तैयारी पूरी करें। आज अब आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। अपन 12-13 मिनट जल्दी क्लास छोड़ रहे हैं सो दैट कि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा कर सकें। थोड़ा थोड़ा ऐसे कर अपन 10-15 मिनट भी अपने कहीं ना कहीं से पकड़ के लाएंगे तो भी अपन सेल्फ स्टडी करते जाएंगे और शायद मार्क्स बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बस